नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। जैसे कि आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्नल TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल, हरियाणा ALM, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ आपका सेंट्रल लेवल का इसरो, DRDO, सेल, इन सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारी अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने सारी तैयारी करा रखी है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको अंत में, वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं, इस प्रकार 4 खाने मिलेंगे आपको। वहाँ पर चारों प्लेलिस्ट लगी रहेंगी। आप यहाँ पर किसी में एक में भी जिसको आप पढ़ना है उसमें ओके करके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपका यहीं पर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, राइट आंसर, जो कि प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रकाश का रंग गति और तरंग दैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमोटिव बल या EMF है, प्रदान की गई ऊर्जा को सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे डैश से मापा जाता है। सही उत्तर, जो कि वोल्ट्स में मापा जाता है। धारा की इकाई जो एम्पियर होती है, फ्लक्स घनत्व टेस्ला की इकाई होती है, कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। ये सारी मात्रक आप जरूर याद रखें। इलेक्ट्रोमोटिव बल या EMF प्रदान की गई ऊर्जा को सेल ये प्रति कूलाम के प्रभार से माध्यम से गुजरती है, इसे वोल्ट में मापा जाता है। एम्पियर धारा की इकाई होती है, टेस्ला जो है फ्लक्स घनत्व को मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, शक्ति का SI इकाई है। सही उत्तर, शक्ति की SI इकाई जो होती है किलोवाट होती है। जैसे कि एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक SI यूनिट वाट या किलोवाट होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी P बराबर W/T होता है, या P बराबर VQ/T बोल सकते हैं, या VI या I²R, या फिर आप V²/R, जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ये फार्मूला वहाँ पर लगाया जाता है। इनका मात्रक जो होता है वाट या किलोवाट आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक सीरीज लैंप परिपथ में प्रत्येक लैंप 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है, तो 110 वोल्ट AC लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपका दिया गया बल्ब की रेटिंग 2 दी गई है, विभव आपका 110 दिया गया है। बल्बों की संख्या यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर 2 वोल्ट के निकालना है, तो आप यहाँ पर 110 में 2 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे कि 110 वोल्ट AC सप्लाई में 55 बल्ब जिनकी रेटिंग 2 वोल्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास डैश में उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। सही उत्तर, लेड एसिड बैटरियाँ, यानी सीसा अम्ल बैटरियाँ इसका सही उत्तर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उद्विकास सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरियों में उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। अगला प्रश्न दिया गया, निकिल लौह यानी निकिल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है। सही उत्तर, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। निकिल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्क डैश के पैक होते हैं। सही उत्तर, एकांतर परत। निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्क एकांतर परत में पैक होते हैं।
इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न, क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल डैश डैश के रूप में होता है। सही उत्तर धनात्मक प्लेट के रूप में होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल पाउडर का उपयोग धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट निकिल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है। इस सेल की एडिशन सेल भी कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। यह एक द्वितीयक सेल होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल पुनः आवेशनीय होता है क्योंकि? सही उत्तर इसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या सहित, जो कि आपका दिया गया है। लेड एसिड यानी लेड एसिड सेल में पुनः आवेशनीय होता है क्योंकि इसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग दोनों अवस्थाओं में हो, तथा इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तथा इसमें ऋणात्मक क्षण की संख्या धनात्मक से 1 अधिक होती है। अगला प्रश्न, विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? राइट आंसर पोर्सलिन के बने होते हैं। चलिए व्याख्या पूरी देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। इंसुलेटर पोर्सलिन पदार्थ का बना होता है। यह विद्युत रोधक यानी ओवरहेड लाइन हेतु फ्यूज, किटकैट, स्विच, हीटिंग तत्व के लिए प्लेट आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केबल्स को रेसवे में स्थापित करना और केबल्स को स्लीव में स्थापित करना और केबल को पीवीसी टेप से लपेट देना, उपरोक्त किसी भी विधि का स्थापित करना, ये सभी में से एक सही उत्तर दिया गया। ये नहीं, सभी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना है तो उपयुक्त विधि, जिसकी केबल को रेसवे में स्थापित करना, केबल्स को स्लीव में स्थापित करना, केबल्स को पीवीसी टेप में लपेटना आदि, ये इसके सही उत्तर हैं। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर आयरन की पट्टी से और केबल कवच से ढका जाता है। अगला प्रश्न, पहले पूरी व्याख्या देखते हैं। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने हेतु उसको आयरन की पट्टी से तथा कवच से ढका जाता है। सबसे ऊपर सर्विंग होती है, जो कि बाहरी मौसम से बचाती है। उसके बाद आर्मरिंग होती है, जो कि यांत्रिक चोट से बचाती है। फिर बेडिंग होता है, फिर शीट होता है, फिर इंसुलेटिंग होता है, फिर कंडक्टर, जो कि लास्ट में होता है अंदर सबसे। अगला प्रश्न, बैटन पर टीआरएस यानी टफ रबर शीट केबल के लिए उपयुक्त है। सही उत्तर आपका दिया गया है, जो कि कम वोल्टता के लिए उपयुक्त है। देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि बैटन पर टीआरएस केबल कम वोल्टता के लिए उपयुक्त किया जाता है। वायर और केबल्स को काटने और पकड़ने के लिए कौन सा साधन प्रयोग होता है? सही उत्तर पकड़ का प्रयोग करते हैं। वायर और केबल को पकड़ने और काटने के लिए पकड़ या प्लायर का प्रयोग किया जाता है। यह 150 mm तक लंबा होता है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट नोज, राउंड और बैट नोज इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, इस उपकरण को समेटने की क्षमता क्या है? सही उत्तर, जो कि 0.4 mm से लेकर 3.25 mm इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं, जो कि क्रिम्पिंग टूल द्वारा 0.5 mm से लेकर 6 mm व्यास तक केबल्स को क्रिम्प किया जाता है। इसका उपयोग तार के अंतिम सिरे पर लगे लग को मजबूत से स्थापित करना होता है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में संबंधित क्रिम्पिंग टूल की पहचान करो, जैसे कि इसका सही उत्तर है समाक्षीय केबल, इसका राइट आंसर है। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग समाक्षीय केबल में लग यानी थिम्बल लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, वक्राकार पृष्ठ या वृत्त को काटने के लिए कौन से प्लायर स्निप योग्य है? सही उत्तर बेंट स्निप योग्य है। जैसे कि वक्राकार पृष्ठ भाग को वृत्त को काटने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। यह स्निप इसकी संपूर्ण लंबाई और ब्लेड के आकार के अनुसार निर्दिष्ट होती है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर्स का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। राइट आंसर विकर्ली यानी डायगोनल कटर प्लायर का उपयोग करते हैं। छोटे व्यास के तांबे और एल्युमिनियम तारों को काटने के लिए साइड कटिंग प्लायर या विकर्ली कर्तन प्लायर का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए, R1 और R2 के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है। तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या है। चलिए, सिंपल सा है। R1 और R2 का जो अनुपात है 4:1 है। फार्मूला होता है R बराबर V/I, जैसे कि V बराबर IR आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि R प्रोपोर्शनल 1/I होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें कम धारा प्रवाहित होगी, तथा जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो धारा कम प्रतिरोध से ज़्यादा व ज़्यादा वाले से कम, यानी V बराबर IR, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। आपका हो जाएगा R1/R2 बराबर I2/I1, जो कि 1/4। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका सही उत्तर है, जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 1:4 सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। 100 वाट और 230 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या है। जैसा कि फार्मूला आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, R बराबर V²/P। फार्मूले पर मान रखें, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 529 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए, देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, जहां I जो कि धारा को और V वोल्टेज को और रेजिस्टेंस R को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर R बराबर V/I इसका सही उत्तर है, जो कि फार्मूला तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहिया यानी सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्वों का तापमान डैश से अधिक होता है। सही उत्तर 400 डिग्री से अधिक होता है। सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्वों का तापमान 400 डिग्री से अधिक होता है। अगला प्रश्न। एक प्लम्बर के उद्देश्य में लेड, टीन और एंटीमनी का सोल्डर संयोजन अनुपात है। सही उत्तर, जो कि लेड जो है 66% तथा टीन जो है 33% और एंटीमनी 1% होता है। एक प्लम्बर के सोल्डर में लेड जो है 66%, टीन 33% तथा और एंटीमनी 1% होता है उपयोग की जाती है। इन्हें बोलचाल की भाषा में टांका धातु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि स्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तो तब सोल्डर लगाया जाता है। राइट आंसर, स्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात स्लाइस पर, इसका सही उत्तर है। स्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर स्लाइस को कुछ सेकंड तक गर्म करने के पश्चात स्लाइस पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश का बना होता है। सही उत्तर कॉपर, बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ब्रेंजिंग में स्पेल्टर को तांबा और जस्ता मिलाकर तैयार किया जाता है। स्पेल्टर को हार्ड सोल्डर भी कहते हैं। ब्रेंजिंग के द्वारा तांबा, लोहा, स्टील आदि धातु जोड़े जाते हैं। तांबा और चांदी के स्पेल्टर का गलनांक 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि तांबा और जिंक के स्पेल्टर का गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेंजिंग में फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। सही उत्तर 190 डिग्री पर पिघल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर सामान्यतः 185 से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, जो कि रेजिन कोर का उपयोग वैद्युत चालकों को जोड़ने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। इसमें बताना है आपका कौन सा कथन गलत है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका गलत दिया गया है।
जैसे घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार अर्थ का होता है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने का सामान्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यों गलत है। जैसे कि यहाँ पर घरेलू वायरिंग में हरा तार का अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, लाल तार जीवित यानी फेज के लिए, और विद्युत खपत को किलोवाट घंटा में मापते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति है सही उत्तर जो कि गामा किरणें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, गामा किरणों की आवृत्ति उच्चतम होती है, ये सब विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गामा किरणें 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को भेद सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह इसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। सही उत्तर लेंज का नियम ये कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो कि दिया गया है, जैसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह कथन लेंज के नियम के अनुसार होता है। जैसे कि प्रेरित ईएम सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, हेनरी किसका मात्रक है? सही उत्तर जो कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, जबकि धारिता को फैराड में मापते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत करता है। सही उत्तर एल को संकेत करता है, यानी इसका सही उत्तर है। जो कि इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि लेंज के नियम का वही फार्मूला होता है, जो कि एल बराबर एन फाई अपान आई होता है, या तो आप एच बराबर एन आई अपान एल बोल सकते हैं, ये कि जो कि विद्युत वाहक बल माइनस का एल डी आई अपान डी टी बोल सकते हैं। जो कि एल प्रेरकत्व और एच जो है क्षेत्र सामर्थ्य को, और ई जो है ईएमएफ को प्रदर्शित करता है। न्यूनतम गहराई जिस पर पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए। सही उत्तर 3.75 मीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भू संपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? सही उत्तर रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन ये आपका विधि नहीं है, जबकि प्लेट भू संपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और क्षण अर्थिंग ये सभी होती हैं। देख लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या। भू संपर्कन यानी अर्थिंग विधि में रस्सी के माध्यम से भू संपर्कन विधि नहीं होती है, जबकि प्लेट में भू संपर्कन यानी अर्थिंग, पाइप अर्थिंग तथा क्षण अर्थिंग विधि क्रमशः इलेक्ट्रिक्स मशीन, भवन तथा विद्युत उप केंद्र पर प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर 2.5 मीटर होनी चाहिए। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। पाइप अर्थिंग आवेशियों प्रयोजनों की प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? सही उत्तर जैसे कि प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड ये सभी होते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड के संबंध में निम्न में से सभी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड क्रमशः वैद्युतिक मशीनों में, आवासीय इलाकों तथा वैद्युतिक उपकेंद्र में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है? सही उत्तर स्फीयर इलेक्ट्रोड जो है अर्थ का प्रकार नहीं है, जबकि प्लेट इलेक्ट्रोड, स्ट्राइप इलेक्ट्रोड और पाइप इलेक्ट्रोड होता है। जैसा कि दिए गए विकल्पों में स्फीयर इलेक्ट्रोड अर्थ का प्रकार नहीं होता है, जबकि यहाँ पर प्लेट और पाइप और यहाँ पर अर्थ इलेक्ट्रोड ये सभी होते हैं। स्ट्राइप और प्लेट ये और पाइप इलेक्ट्रोड ये सभी प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई डैश होती है। सही उत्तर जो कि 3 mm होती है। भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई 3 mm होती है। साथ ही इलेक्ट्रोड की प्रतिरोध कम रखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। पट्टिका भू संपर्कन यानी अर्थिंग के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टिका की मोटाई डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 6.30 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि आप जान सकते हैं।
पट्टिका भू संपर्कन यानी अर्थिंग के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात की पट्टिका 6.30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। एक शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टर में व्यय होने वाली औसत शक्ति है सयुत्तर शून्य होती है। एक शुद्ध प्रेरक में व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य होती है क्योंकि शुद्ध प्रेरकी परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य होता है, जैसा कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो कि I बराबर V/XL होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसका मान जो कि देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, एक ऐसी परिपथ के प्रेरक प्रतिघात यानी एक्सल को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजक है सयुत्तर XL बराबर 2πfL होता है। ये आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, आरसी परिपथ में ऐसी धारा होता है सयुत्तर प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी होता है। अगला प्रश्न, केबल जोड़ की आसान पहचान के लिए उचित कलर कोडिंग की दी जाती है, जो कि IS 1554 के अनुसार 4D कोड वाले केबल के विभिन्न कोड के लिए कोडिंग क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि लाल, पीला, नीला, काला होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई डैश पर आश्रित रहती है। सही उत्तर वोल्टेज पर आश्रित रहती है। चालक तार पर चढ़ाई गई कुचालक पदार्थ क्षमता उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में किलोवोल्ट प्रति mm पर निर्भर करती है तथा सुचालक पदार्थ की मोटाई विद्युत धारा क्षमता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है। सही उत्तर पारदर्शी प्लास्टिक होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार प्रणाली में किया जाता है और इसमें लाइट का प्रयोग इसके करके डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच का प्लास्टिक से बनी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश कोर का होना चाहिए। सही उत्तर 3.5 कोर का होना चाहिए। अगला प्रश्न, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे सही उत्तर पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए ताकि केबल में आर्द्रता प्रवेश न करे व सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न दिया गया, केबल XLP यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है। सही उत्तर जो कि 90 डिग्री सेल्सियस होता है। रिवर्स झुकाव में बैटरी का नकारात्मक चार्ज छेदों को आकर्षित करता है और बैटरी का सकारात्मक चार्ज डैश को आकर्षित करेगा। सही उत्तर जो कि फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इसका राइट आंसर है। पीएन संधि डायोड को पश्चबासित करने पर N प्रकार के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं तथा P प्रकार के होल्स बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के P प्रकार तथा N प्रकार के होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स P-N संधि दूर चले जाते हैं। इसके अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती तथा साथ ही रोधी विभव मान भी आरोपित विभव के साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर सहसंयोजक बांड के टूटने से जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान को अधिक मान से बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। इसे सहसंयोजक बांड के टूटने के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, P टाइप अर्धचालक में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में किस एक का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि इंडियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसा कि आपका दिया गया है, P टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए इंडियम का उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर शुद्ध अर्धचालक यानी इंसुलेटर कुचालक के रूप में व्यवहार करता है तथा शुद्ध
शुद्ध रूप से अर्धचालक उपयोग नहीं होता है। अर्धचालक को प्रायोगिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। ये अशुद्धियाँ 5 अथवा 3 संयोजकता वाली होती हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने के लिए क्रिया डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। सॉरी दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजी इंडियम बोरान गैलियम तथा एल्युमिनियम वाले अशुद्धि मिलाते हैं। एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजी आर्सेनिक, फास्फोरस अथवा एंटीमनी मिलाया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कि डायोड को द्विध्रुवी साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि राइट आंसर आपका उनके माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण होता है। यदि एक 4 पोल डीसी मोटर लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग है तो प्रति पोल्स फ्लक्स 30 मिलीवेबर है, तो आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है। जब इसे 230 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब यह 40 एम्पियर आर्मेचर धारा कर्षित करता है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम मानते हुए मोटर की गति ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर आपका पोल्स दिया गया 4 दिया गया और यहाँ पर फ्लक्स आपका 30 मिलीवेबर और जेड यानी आपका यहाँ पर दिया गया 206 वोल्टेज जो कि आपका दिया है 230, यहाँ पर धारा आपकी 40 दी गई है और रेजिस्टेंस जो कि आंतरिक यहाँ पर दिया गया आंतरिक आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम। फार्मूला होता है जो कि विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पर मान रखेंगे जो कि इसके बाद विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे 206, फिर इसके बाद फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया पूरा मान रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर 2000 यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टअप पर एक मोटर के पस यानी बैक ईएमएफ का मान क्या होता है? सही उत्तर 0 के बराबर होता है। अगला प्रश्न, आर्मेचर धारा का सूत्र क्या है? सही उत्तर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है जो कि दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा? सही उत्तर शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होती है। अगर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो मशीन पर बैक ईएमएफ पाने की कोशिश करेगा जिसकी विद्युत धारा बढ़ेगी। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर का पास विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर आर्मेचर जल सकता है। यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाता है तो आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि आर्मेचर का कम प्रतिरोध सीधे तौर पर उसमें धारा का मान बढ़ जाता है। करंट विद्युत प्रवाह की अधिकतम मात्रा को एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर पीक प्लेट विद्युत प्रवाह करंट कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, विद्युत प्रवाह की अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाहित होती है उसे पीक प्लेट विद्युत प्रवाह कहते हैं। अर्थात डायोड के माध्यम से प्राप्त आउटपुट धारा हमेशा अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है। डायोड ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। यह प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। अगला प्रश्न, अर्धचालक की संयोजकता डेड डैश की प्रकाश किरणों से बहुत प्रभावित होती है। सही उत्तर उच्च तीव्रता से प्रभावित होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अर्धचालक की संयोजकता उच्च तीव्रता की प्रकाश किरणों से प्रभावित होती है। यदि किसी परमाणु को बाहर से ऊष्मा, प्रकाश आदि के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाए तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा की कक्षा में उच्च ऊर्जा की कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, डेड डैश को लेड एसिड में विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर तनु डाइलेक्ट्रिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
लेड एसिड सेल में तनु यानी H2SO4 शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है। वह इसकी सहायता से सेल में धारा प्रवाहित होती है। लेड एसिड सेल दो प्रकार के होते हैं, जो कि फ्लडेड लेड एसिड सेल और शील्ड लेड एसिड सेल होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है? सही उत्तर प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना ये कम करने का तरीका है। चलिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार है, अर्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा और अर्थिंग उतनी ही अच्छी होगी। प्रतिरोध के मान को निम्न विधियों द्वारा कम किया जा सकता: पानी डालने से, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से, और इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाने से, और अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में संयोजित करने से। प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटेड डेड डैश के सिद्धांत पर काम करता है। सही उत्तर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि प्रत्यावर्तक फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन हो तो उससे विद्युत वाहक बल पैदा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि फार्मूला आप देख सकते हैं -d∅/dt होता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए जब जनरेटर द्वारा पैदा किया गया DC 250 वोल्ट तक दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल्स को प्रदान किया जाता है तो एक्साइटर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रत्यावर्तित में इनमें से एक नहीं होता है। सही उत्तर दिक् परिवर्तक नहीं होता है। जबकि स्लिप रिंग होती है, क्षेत्र यानी फील्ड प्रणाली होती है, और आर्मेचर होता है। प्रत्यावर्तक या ACD जनित्र में दिक् परिवर्तक के अलावा उपरोक्त सभी विकल्प हैं। जैसे कि जनित्र वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मशीन DC पैदा करती है। DC जनित्र एवं AC पैदा करे तो AC जनित्र प्रत्यावर्ती एक प्रकार का AC जनित्र ही है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से डेड डैश छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट को दर्शाता है। सही उत्तर वक्रित खुला ये आपको दर्शाता है। जबकि आर्मेचर स्लॉट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं। इसको छोड़कर यानी आपका अर्धबंद यानी सेमी क्लोज्ड होता है, पूरा वाइड ओपन होता है। इस प्रकार पूरे खुले स्लॉट होते हैं, बंद स्लॉट होते हैं, अर्धबंद स्लॉट ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के संबंध में आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों के सीधे लोड सर्किट तक ले जाया जा सकता है, जिसमें इससे बेस कंटेंट से होकर गुजरने की जरूरत नहीं होती है। यह निम्न में से किसके कारण संभव होता है? सही उत्तर स्थिर आर्मेचर के द्वारा संभव होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि अल्टरनेटर जिसे आम भाषा में AC जनित्र कहा जाता है, यह बृहद संयंत्रों के पास लगाए जाते हैं ताकि आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों से सीधे लोड सर्किट तक जोड़ा जाए, जिसमें इसमें बेस कॉन्टैक्ट से होकर गुजरने की जरूरत नहीं हो, अर्थात सुरक्षित प्रचालन एवं वैद्युतिक मान को आसानी से प्राप्त करने की दृष्टि से इसे स्थिर आर्मेचर तथा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र काम में लिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, SCR किससे बना होता है? सही उत्तर सिलिकॉन से बना होता है। SCR सिलिकॉन पदार्थ से बना होता है। SCR का जो पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और यहाँ पर इसका मैं बता दूं, जो कि SCR एक नियंत्रित अर्धचालक डायोड युक्ति है, जो उच्च विद्युत धारा तथा उच्च वोल्टता वहन करने की क्षमता रखता है। SCR 3p-n संधि युक्त 4 परतों वाली सिलिकॉन युक्ति है, जिसके 3 टर्मिनल एनोड कैथोड गेट होते हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं दिया गया। सिंबल भी आप देख सकते हैं दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि इस प्रकार है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सही उत्तर 5000 से लेकर 10,000 ओम होता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार दिया गया है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग 5000 से लेकर 10,000 ओम होता है। इसमें 3 टर्मिनल प्रायः एक जंक्शन तथा 2 परत वाली युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है।
इसमें 3 टर्मिनल जिसमें एक उत्सर्जक तथा 2 आधार बेस 1 तथा बेस 2 होते हैं सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न, ट्रायक डैश डैश के बराबर होता है। सही उत्तर, समांतर से जुड़े 2 CR होते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लें और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा लें। और दोस्तों अगर आप हमारी पिछली सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के लास्ट में आपको लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 4 खाने मिलेंगे आपको, जो कि 4 तरह की मैं यहाँ पर PDF लगाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर जिसको आप पढ़ना है उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको निःशुल्क वीडियो हैं, जो कि सभी वीडियो देख लेंगे तो आपका यहाँ पर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है। एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर डैश डैश है जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जा सकता है। सही उत्तर, जो कि क्लैंप मीटर इसका राइट आंसर है। एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्लैंप मीटर है जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसी जुड़ी होती है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं चुंबकीय रूप से और विद्युतीय रूप से जुड़ी होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ चुंबकीय व विद्युतीय रूप से जुड़ी होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग कॉपर हानियाँ कम की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, कौन से प्रकार का परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर द्वितीयक को पृथक नहीं करता है। सही उत्तर, स्वपरिणामित्र। स्वपरिणामित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता है। यह केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। एक ही वाइंडिंग प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों की तरह कार्य करता है। यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण एवं बूस्टर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न वोल्टता परिवर्तन पर इसका वोल्टेज रेगुलेशन सामान्यतः अपेक्षित अधिक होता है। अगला प्रश्न, ये ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किए जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजित किया जा सके। सही उत्तर, 50, 60 और 80 इसका सही उत्तर है। ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर 50, 60 और 80 बिंदु पर टैप किए जाते हैं तथा उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकता के लिए वोल्टेज समायोजित किया जा सके। अगला प्रश्न, करंट ट्रांसफार्मर एक है। सही उत्तर, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर छोटा ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी में संयोजित 0.5 एम्पियर तक संयोजन के पश्चात माप लेता है। अगला प्रश्न, किसी धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर, लाइन वोल्टता पर निर्भर नहीं करता, जो कि द्वितीयक भार धारा पर निर्भर करता है। उत्तेजन धारा के चुंबकीकरण अवयव पर निर्भर करता है। उत्तेजक धारा के ह्रास पर अवयव पर निर्भर करता है। जैसा कि धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात निम्नलिखित प्रमुख कारकों पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक भार धारा पर, उत्तेजक धारा के चुंबकीकरण अवयव पर और उत्तेजक धारा के ह्रास अवयव पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य होता है। सही उत्तर, एसी को डीसी में बदलना इसका कार्य होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करना होता है, जबकि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य डीसी वोल्टता को एसी वोल्टता में परिवर्तन करना होता है। यह जनरेटर के संबंध में रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डैश डैश के साथ किया जाता है। सही उत्तर, डीसी आपूर्ति के साथ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का उपयोग केवल डीसी आपूर्ति के साथ किया जाता है, जो कि पीएमएमसी उपकरणों की सुग्राह्यता उच्च होती है और पीएमएमसी का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। फलतः इसमें विद्युत शक्ति व्यय भी कम होती है।
इस उपकरण का स्केल यूनिफॉर्म होता है। अगला प्रश्न, किसी भी डिश धारा यानी डीसी मशीन की सक्रिय कार्य कुंडलियों का परिवेष्टन डैश डैश किया जाता है। सही उत्तर ध्रुवों यानी पोल्स के चारों ओर किया जाता है। किसी भी डीसी मशीन की सक्रिय कार्य कुंडलियों का परिवेष्टन या स्थापना ध्रुव के चारों ओर किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी विद्युत मशीन के समानता कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। सही उत्तर स्टेटर और रोटर होते हैं।